दोस्तों अब हमारे साथ फाइनली हमारे साथ उपस्थित है मोहन साहू भाई। दोस्तों हम तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, यहाँ तक इंटरव्यू तक की तैयारी कैसे करें, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। क्योंकि मोहन भाई ने लगातार बैक टू बैक 3 बार इंटरव्यू दिलाया है और तीसरे प्रयास में नायब तहसीलदार का पोस्ट लिया है उन्होंने 38वां रैंक के साथ। तो दोस्तों आप लोगों का मैं ये इंटरव्यू प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक यूट्यूबर की ज़िंदगी आप होते हैं, पूरे जनता जनार्दन होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए चंद लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा। तू मेरी ज़िंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अब सीधा मोहन भाई से संवाद करते हैं। मोहन भाई सबसे पहले तो द गोल्डन करियर फैमिली की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद और बधाई। मैं इसके लिए गोल्डन करियर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो मुझे इस पात्र समझा। जी मोहन भाई सबसे पहले ये बताइए, जब आपका सिलेक्शन हुआ और ये पता चला कि मुझे 38वां रैंक प्राप्त हुआ है तो आपको कैसा लगा भाई? मुझे जैसे ही मैं 2019 का रिज़ल्ट देखा था तो मुझे डर लग रहा था कि 20 में क्या होगा, रिज़ल्ट कम ना हो जाए। तो जैसे ही हम लोग बैठे थे, रात को 9 बज रहे थे उस टाइम, तो बगल वाले जो फ्रेंड थे मेरे, उन्होंने देखा मेरा रिज़ल्ट, उन्होंने बताया कि 38वां रैंक है करके। तो मैं खुशी को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं फिर वहीं डांस भी किया खुशी के कारण, और तत्काल मैं अपने घर वालों को सबसे पहले अपनी खुशी जाहिर की कि पापा मेरा इस पद में चयन हुआ है और डीएसपी मेरा वेटिंग लिस्ट में है करके। तत्काल मेरे घर वाले आए और कोचिंग संस्थान वाले भी आके मुझे विश किए। तो ये चीज़ बहुत ही एक कहा जाए तो सपने का सच होने जैसा फील हुआ। तो एक अद्भुत पल रहा मेरे जीवन का। मोहन भाई पहले ये बताइए कि ये कब सोचा आपने कि मुझे भी सिविल सर्विस में जाना है? क्या ये आवाज़ खुद अंदर से निकला कि किसी को देख करके मोटिवेट हुए कि यार ये बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ ऐसा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 2017 में 16-17 में मैं ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में था तो मुझे लगा कि सरकारी नौकरी के प्रति जो सकारात्मक भाव रखते हैं गाँव तरफ, तो मैं एक छोटे से गांव से था, तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो मुझे पीएससी जो प्लेटफार्म है, मुझे इसके बारे में जानकारी मिला कि हाँ पीएससी कोचिंग करोगे तो कहीं न कहीं 1-2 साल में सफलता मिल जाती है, ऐसा सुना था मैं। उसी को सपने को बना के मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा, फिर मैंने बिलासपुर जा कर के कोचिंग करना आरंभ कर दिया। कोचिंग करने के पश्चात मेरा सेल्फ स्टडी मैंने किया और फाइनली मैंने यह सफलता प्राप्त की। जी मोहन भाई, बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, तैयारी तो लोग लाखों की संख्या में कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्टडी की ज़रूरत होती है। तो मैं प्रीलिम्स से स्टार्ट करूंगा और इंटरव्यू तक जाएंगे भाई। तो सबसे पहले बता दीजिए कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे किए थे, ये पहले बताएं। जैसे ही मैं बिलासपुर गया, फिर वहाँ मैं देखा कि मतलब पढ़ाई क्या करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, क्या होता है पीएससी के बारे में। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को देखा, इसके बारे में जाना मैंने। उसके बाद जो टॉपर्स होते हैं उसका वीडियो देखा मैंने कि टॉपर्स का क्या स्ट्रेटजी होता है, क्या होता है। क्योंकि टॉपर्स के जो एक वे होता है, उन लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताते हैं जो कहीं न कहीं सही साबित या सिद्ध साबित होता है। बिल्कुल। ठीक, तो मैं भी एक वीडियो देखा करता था कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर प्री के बारे में पता चला। फिर कैसे तैयारी करना उसके बारे में मैंने रोज़ सर्च मारना चालू किया, क्वेश्चन पेपर देखे और फिर जो क्वेश्चन वो होते हैं क्या बोलते हैं सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयारी आरम्भ किया। और फाइनली मैंने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त करते हुए 298 रैंक लाया था। परंतु पोस्ट नहीं मिल पाया और फाइनली अपनी तीसरे प्रयास में मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया। तो भाई ये प्रीलिम्स के लिए आपने कौन से बुक पढ़े थे? जी प्री के लिए मैं कहना चाहूँगा तो मार्केट में बहुत सारे बुक हैं। आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए। कोई विशेष बुक इसके लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं जो पढ़ा था वो है टुडेरा सरांश का इंडिया जीएस का। और हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ का जो बुक है, हाँ जी, ये मैंने पढ़ा था। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कोई भी एक बुक पैमाना नहीं है प्री निकालने के लिए। आप किसी भी बुक से आप एक आधार ले सकते हैं, लेकिन आप उसी बुक को बार बार पढ़िए। जी बिल्कुल, मतलब 1000 बुक ना पढ़ें, एक बुक को 1000 बार पढ़ें। जी। तो भाई जैसे कि हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है
उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है सी सेट को लेकर के जी कि मेरा मैथ्स कमज़ोर है, क्या क्या होगा। तो ये रीजनिंग या सी सेट की तैयारी कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है कि बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए जो जिन लोगों का मैथ्स या रीजनिंग कमज़ोर है, क्योंकि मैं खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे कभी इस प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ है। और अगर आप देखोगे कि जैसे प्री है, प्री में आप सेक्शन बांट के देखना कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि आप लोगों को जो प्री निकालने के लिए आवश्यक क्वेश्चन, जैसे कि लैंग्वेज क्वेश्चन, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तो लैंग्वेज आ रहे हैं प्रति वर्ष। तो आप उस चीज़ पे कमांड करिए, आपका निश्चित तौर पर आपका प्री क्लियर होगा। सी सेट का बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रीलिम्स के लिए नोट्स वगैरह बनाए थे क्या? जी, मैं प्रीलिम्स के लिए कुछ सब्जेक्ट का क्वेश्चन मतलब नोट्स बनाया था, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया। अच्छा। छत्तीसगढ़ का पूरा मतलब एक शॉर्ट नोट्स कहा जाए तो उस टाइप का मैं बनाया था। उसके साथ साथ इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है तो उसका आर्थिक लिए सर्वेक्षण का। जी आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, और इंडिया इतिहास का भी कुछ पार्ट से हिस्से थे, उसका भी मैंने नोट्स तैयार कर लिए थे। तो मोहन भाई, जैसे कि हम तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन में हमको कहीं एकाक मालूम ही नहीं पड़ता, लेकिन 4 ऑप्शन में ऐसा लगता है जैसे कि ए राइट है, तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मन कहता है कि ए वाला क्वेश्चन राइट है। तो उस टाइम एलिमिनेट कैसे करना चाहिए 4 में से? देखो, मुझे लगता है कि आप कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपको परफेक्ट बनना पड़ता है। और परफेक्ट बनने का सबसे अच्छा माध्यम होता है, आप उस प्रोसेस से कोई भी एग्जाम में जा रहे हो उससे पहले आप उस प्रोसेस से गुजर जाओ बार बार। उसका सबसे बेहतरीन माध्यम होता है टेस्ट सीरीज दो। जैसे कि हम लोग एक ग्रुप था, जैसे कि मैं हो गया, महेश हो गया, और सोनू भाई, जीत भाई है, तारकेश है, आशीष भाई है। तो हम लोग का एक ही प्लानिंग था कि नहीं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो जहाँ भी टेस्ट सीरीज होता था, क्वेश्चन बैंक ला करके उसको सॉल्व करते थे, बार बार देखते थे क्या है कैसे है, तो उससे ये एक आइडिया हो जाता है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और सभी प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो इस प्रकार के सभी प्रकार की दुविधाएं जो होती थी, उस दुविधाएं को हम पहले ही दूर कर लेते थे। और हर बार हम लोग का प्री क्लियर होता था, पूरा हम लोग का जो ग्रुप था हर बार अच्छे नंबर से जनरल कैटेगरी से हम लोग का प्री निकलता था। जी दोस्तों, कहते हैं ना दोस्तों, आप तैरना तभी सीखेंगे जब आप तालाब में जाएंगे या कूदेंगे तालाब में। तो वही बात है, एग्ज़ाम देने से पहले जितने भी पिछले साल की जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखें, ताकि पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस टाइप से CGPSC पूछ रहा है। ये मोहन भाई का कहना है। तो भाई ये बता दीजिए, अभी तो प्रीलिम्स की बात हो गई, अब हम मेंस पे आएंगे। अब प्रीलिम्स निकालने के बाद जो सक्सेस या पोस्ट लेने का जो बहुत बड़ा माध्यम है वो मेंस को लेकर होता है, और उससे भी बड़ी चीज़ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत मेहनत लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप मेंस की तैयारी कैसे किए थे? मेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा, मेंस और प्री दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आप कुछ सब्जेक्ट हैं उसे आप साथ में लेके चल सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, भारतीय इतिहास, संविधान, और साइंस हो गया, गणित हो गया, इसको आप मेंस के साथ लेके चल सकते हैं। मतलब मेंस और प्री दोनों एक साथ कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्री होता है तो आप एक ऐसे कंडीशन में रहो कि आपका प्री निकल जाए, मतलब मन में कॉन्फिडेंट रहे। तो मेरे साथ हर बार ऐसे ही होता था कि हर बार मेरा प्री अच्छे नंबर से निकलता था। तो हम लोग का ग्रुप, फिर से बता रहा हूँ ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप यही करते थे कि अब कैसे किया जाए मेंस में। तो हम लोग का एक ग्रुप था, हम लोग 2 दिन या 3 दिन एक सब्जेक्ट को टारगेट लेके चलते थे। 2 दिन अच्छे से पढ़ो उस सब्जेक्ट को, हर दूसरे दिन उसको अच्छे से टेस्ट दो, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको अच्छे से लिखो। और अंतिम समय जैसे एग्ज़ाम होने वाला है, अंतिम 1 महीना बचा है, तो उस महीने में हम 1 दिन में करते थे टारगेट। फिर अब जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको 1-1 दिन टारगेट बनाओ, फिर उसको पूरा लिखते जाओ। तो इसी प्रकार का हम लोग स्ट्रेटजी बनाते थे। और साथ ही में ग्रुप में हम लोग चेक करते थे कैसा बन रहा है पेज सेटअप। तो फाइनली हम लोग का ये सफलता का एक सूत्र है। बिल्कुल जी, सही बात है। तो मोहन भाई, तो भाई जैसे नोट्स कई लोग तैयार नहीं कर पाते हैं, वो कई प्रकार के संस्था है वहाँ से नोट्स लेते हैं। तो नोट्स खरीदना वाला बेटर है कि खुद से नोट्स बनाया जाए, ये बेटर है? मुझे लगता है कि नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि देखो नोट्स बनाने की सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब नोट्स बनाते हो तो अपने शब्दों में लिखते हो उसे। इससे होता क्या है कि आप एक बुकिश लैंग्वेज को अपने सब लैंग्वेज में चेंज करने के दौरान आप बहुत चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हो और रट भी सकते हो आप, है ना। तो बिल्कुल भी मैं सभी लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि नोट्स ज़रूर बनाओ जहाँ तक संभव है। और रही बात एग्ज़ाम के दौरान, अब आप जैसे ही आप नोट्स बनाते हो, तो मेरे साथ ये होता था कि जो सब्जेक्ट मैं नोट्स बनाया था, तो जब मेंस राइटिंग प्रैक्टिस करता, मतलब राइटिंग जब लिखता था, मेंस एग्ज़ाम देता था,
तो आंसर हू बहू उस पेज से मुझे मैच खाता था, हाँ मतलब। मैच कहा जाए तो एक पूरा प्रिंट छप जाता था माइंड में प्रिंट कि छप हाँ जाता मैंने इस प्रकार से इसको आंसर लिखा है या मैंने नोट्स बनाया नोट्स है। बनाया फिर उससे मेरा राइटिंग स्किल भी चेंज हो जाता था, मतलब सुधार होता था बिल्कुल। और आंसर लिखने में भी दिक्कत नहीं होता बिल्कुल था। कि जो 5 मिनट लगा था वो 2.5 मिनट में जी जी खत्म हो बिल्कुल। जाता था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोशिश करिए कि आप लोग जितना संभव हो सके नोट्स ज़रूर बनाइए। जी। तो मोहन भाई, जैसे कि मेंस में एक कंपलसरी है इंग्लिश। बहुत से विद्यार्थी हम तो इंग्लिश मीडियम की नहीं है, हमारा ये दुर्भाग्य है, ऐसे बोलते हैं। तो आप भी तो शायद हिंदी मीडियम से हैं। जी। तो इंग्लिश को लेकर के आपका जो राय था या मेहनत था वो कैसा था? इंग्लिश मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो भाई जो भी देख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा मतलब समस्या नहीं है, एक डर मानना चाहूँगा मैं। क्योंकि मेरे साथ ये गुजर रहा था, मैं हर बार इसी वजह से मैं फेल भी हो रहा था। पहली अटेम्प्ट में जब गया तो मेरा लैंग्वेज के पेपर में 74 आया था और उस समय मेरा पोस्ट लेने से लगभग 12 नंबर से चुका था। उसका रीज़न था इंग्लिश नहीं बना पाया था। सेकेंड अटेम्प्ट में भी वही गलती हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में भी वही गलती हुआ। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, लैंग्वेज पे जो इंग्लिश है उसको अब सुधार न करके मैं कोशिश किया अदर सब्जेक्ट में टाइम दिया जाए अधिक से अधिक। तो मैंने तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर और जो ऐसे के पेपर उसमें मैंने अधिक फोकस किया। फाइनली मेरा इस बार का रिजल्ट ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो मेंस के रिटर्न में जैसे मैंने देखा है कि लगभग 15वां रैंक में है मेरा मेंस का रिटर्न। ठीक है, तो पूरा हिंदी में मैंने लिखा है। बिल्कुल भी इंग्लिश अब आपका डर है तो इंग्लिश बिल्कुल भी मत रखिए, आप अदर सब्जेक्ट पे कमांड करिए। इंग्लिश को आप एक बेसिक नॉर्मली रखिए ताकि आप 15-20 नंबर तक ले आओ। बाकी आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी को अच्छे से करिए और अदर पार्ट में जो अदर सब्जेक्ट हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पेपर, इस पे आप अच्छे से फोकस करिए और फाइनली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। मोहन भाई, मेरे बहुत सारे जो मतलब मेरे फैमिली है यूट्यूब में, वो लोग कमेंट करते हैं कि सर कहीं भी जाते हैं तो बुक लिस्ट के बारे में, मेंस के बारे में बताइए। तो उस बुक लिस्ट के बारे में बताइए कि कौन कौन से बुक हो सकते हैं। जी। जैसे कि पहला पेपर बोलना चाहूँगा सब्जेक्ट है लैंग्वेज का, तो उसमें हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश तीनों है। तो हिंदी के लिए मैं बोलना चाहूँगा विनय कुमार पाठक का आ गया है, जो आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो उसको आप प्रिफर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ छत्तीसगढ़ी के लिए विनय कुमार पाठक जी का भी बुक आ गया है, उसको भी आप प्रिफर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने देवांगन क्लासेस का बुक पढ़ा था मैंने, तो वो अच्छा लगा मुझे क्योंकि वो हैंड राइटिंग से बनाया गया है, खुद का मॉडिफाइड किया गया है, तो मुझे बेहतर लगा। और आते हैं एसे में आप एक काम कर सकते हैं। आप डेली कोशिश करिए कि एक सप्ताह में एक ऐसे को एक टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक हो ऐसे का, उस पर आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, ऐसे लिखिए। तो ये मेरा हम लोगों का प्लानिंग था, हम लोग ऐसे ही करते थे, कोई एक पर्टिकुलर ऐसे के लिए बुक नहीं होता। ठीक है, तो आप लेकिन आप उसका जो कहा जाए तो जैसे आप प्रेजेंट करना है उसको आप ज़रूर एक सप्ताह में एक ऐसे लिख के सीखते जाइए। अब आते हैं तीसरा पेपर में सबसे ज़्यादा मतलब कहा जाए तो सबसे ज़्यादा वास्ट कोई पेपर है तो तीसरा है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ है। तो आप तीसरा पेपर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप अगर तीसरा पेपर अच्छे से करते हो तो आपका प्री आसानी से निकलेगा। ठीक है, जैसे इंडिया हिस्ट्री हो गया, इंडिया हिस्ट्री के लिए मैंने टूटेजा सर का बुक पढ़ा था। अब आ जाए छत्तीसगढ़ का बुक जो मैंने प्री का पढ़ा था हरिनाम पटेल का, वो सफिशिएंट था, क्योंकि आप कंटेंट तो आपको रटना ही है, उसको आप जाके लिखना है अपने शब्दों में। अब आ गया दूसरा संविधान के लिए भी मैंने टूटेजा सर का ही बुक पढ़ा था और उसमें पबेट भी है, तो पबेट के लिए भी टूटेजा सर का ही बुक पढ़ा था। आ गया चौथा पेपर में साइंस है। साइंस तो पूरा 10th का बुक से है, आपको कहीं किसी और सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो साइंस में मेरा पार्ट मतलब जो सब्जेक्ट नंबर आया इस बार 127.5 आया है, कहीं एक बहुत अच्छा नंबर है। तो आप बिल्कुल 10th के बुक पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप डेली आधा घंटा मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करते रहिए। और आगे टेक्नोलॉजी और पर्यावरण, इसके लिए मैं खुद कुछ टॉपिक्स था उसमें नोट्स तैयार कर लिया था ताकि ये बेहतर तरीके से हो सके। आ गया पांचवा पेपर में इकोनॉमी के लिए मैं टुडे सर का बुक ही पढ़ा था, उसके अपने हाथ से नोट्स तैयार करके, हाँ जो भी टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग। जियोग्राफी के लिए जो है भारत के भूगोल के लिए, उसके लिए भी नोट्स मैंने खुद तैयार किए थे। छत्तीसगढ़ का जो मैंने प्री पढ़ा था उसी से कवर हो गया था। आ गया छठवां पेपर में दर्शन शास्त्र है, उसको भी मैंने पूरा हैंड राइटिंग से नोट्स बनाया था अच्छे तरीके से। और आ गया समाजशास्त्र का टुटेजा का बुक ही है, उसको भी मैंने नोट्स तैयार किया था शॉर्ट रूप में। आ गया तीसरा पेपर छत्तीसगढ़ का मतलब सामाजिक परिदृश्य, उसको भी मैंने जब प्री के दौरान पढ़ा था तो उसको अच्छे से कवर हो गया था। सातवां पेपर के लिए पूरा मैंने हाथ से ही नोट्स तैयार किया था योजना के लिए। जी योजना हो गया, छत्तीसगढ़ का योजना हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, एजुकेशनल जो पार्ट्स हैं उसको मैंने पूरा अपने
हैंड राइटिंग से ही तैयार किया था, ताकि आप मैं ये सोचता था कि अगर मैं हाथ से हैंड राइटिंग तैयार मतलब नोट्स तैयार करूँगा ज़्यादा तो benefit बहुत रहेगा। सारे याद हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने पूरा नेट में सर्च मार के कुछ मार्केट में अवेलेबल बुक है, टुटेजा सर का हो गया, पटेल सर का हो गया, तो उससे मैंने नोट्स तैयार किए थे। तो दो भाई, जैसे मोहन भाई जैसे आप बता रहे हो, जैसे कि मैंने ऐसे तैयारी की, ऐसे तैयारी, लेकिन आप 2 मिनट में इस चीज़ को बता रहे हो, लेकिन इसको मेहनत करने में आपको कितनी परेशानी हुई है बताओ पहले। जी बिल्कुल भी जो लगती है आसान ज़रूर है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन अगर आप मेहनत करना चालू करते हो तो बहुत ही अच्छा भी लगता है। मैं फील करता था कि जैसे शुरुआत करता था कुछ भी कार्य करने का, मैं जैसे टारगेट रखता था कि आज इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है या नोट्स बनाना है, तो शुरुआत में जैसे आराम करता था उस सब्जेक्ट में घुल में जाता था, मुझे अच्छा लगने लग जाता था। जब तक ये मन में होता था कि नहीं कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके ही कुछ कार्य करना है, तो मैं उस चीज़ को कंप्लीट करता था, फाइनली कोई दूसरा कार्य करता था। तो ये मेरा स्ट्रेटजी रहता था। जी। तो भाई ये तो हो गया मेंस तक, अब इंटरव्यू की सवाल हो गया। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना चाहिए? बहुत से लोगों को रहता है क्या सवाल होगा, कैसे पूछेंगे, पैनल कैसा होगा, और जो पहली बार आयोग देखते हैं वो तो और डर जाते हैं। तो इसके लिए आप तैयारी कैसे करते हो, अपने आप को कैसे बांध के रखे थे आप? देखो, इंटरव्यू के लिए मैं कहना चाहूँगा, इंटरव्यू पूरा कॉन्फिडेंट का खेल है। ठीक है, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए इंटरव्यू के लिए कि आप लोग जब मेंस निकाल के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में पूरा काबिलियत है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हो, आप पूरा वेल ट्रेंड हो, सब कुछ हो आप, बस आपको खुद को प्रेजेंट करना है वहाँ इंटरव्यू में। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा एक एरिया है इंटरव्यू में कि बायोडाटा, विशेष रूप से आप बायोडाटा को अच्छे से तैयार करिए। जैसे कि नाम है, नाम का अर्थ क्या होता है, पिताजी क्या करते हैं, आपका जन्मदिन कब हुआ है, किस डेट में हुआ है, अब कब से तैयारी चालू किए हैं, कितने साल के पश्चात आपने सफलता प्राप्त की है, इसके संबंध में आप बेहतर तरीके से आप सोच स्थापित करिए। और तो वर्तमान समय में आपके जिला संबंधी जो भी कंडीशन हो रहे हैं या घटना हो रहे हैं उसके बारे में जी उसके बारे में आप बेहतर कर सकते हैं। और एक चीज़ और जो कि जैसे मेरे साथ पूछा गया था, जैसे मैं ग्रेजुएशन से पूछा जाता है, आप ग्रेजुएशन से हो, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किए हैं उस ग्रेजुएशन से मतलब ग्रेजुएशन से संबंधित जो भी विषय हैं उससे आप कुछ चीज़ को, बेसिक चीज़ को आप जानो आप। जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी से रहा है, तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि बीटी कपास मतलब बीटी कॉटन क्या होता है, ठीक है, बीटी ब्रिंजल क्या होता है, बीटी का अर्थ क्या होता है, कि बायोटेक्नोलॉजी का साइंस के या प्रशासन के क्षेत्र में आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो मेरा कहना है मतलब इंटरव्यू डराने या आपका नॉलेज चेक करने की परीक्षा नहीं है, बल्कि ये आपका पर्सनैलिटी चेक करने की परीक्षा है। तो बिल्कुल भी आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होता है, इसके लिए आप निश्चिंत होकर तैयारी करके जाइए। और इसके लिए हाँ, मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिए, ग्रुप में मॉक इंटरव्यू कीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप बोलने में निसंकोच किसी भी चीज़ को आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा स्ट्रेटजी रहा इंटरव्यू का। तो दोस्तों ये रहा एक छोटे से गांव मोहन भाई की कहानी। दोस्तों कहते हैं ना दोस्तों, आज की ये टाइम इतनी सुहाई ना होती क्योंकि इस सफलता के पीछे कोई कहानी ना होती। तो इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। ये कहानी तब समझ में आती है जब हम उन खास लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो समझ में आती है। तो दोस्तों ये है मोहन भाई की कहानी। तो मोहन भाई, आप बहुत से तैयारी कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं कोई कह देता है या किसी के बहकावे में आकर के डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा आपके समाज में या आपको कभी ताना देने वाले मिले हैं क्या, जो आपको ताना दिया हो और उस टाइम आपको बहुत ख़राब फील हुआ हो? जी देखिए, मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मैं कोई इंटेलिजेंट आराम से कोई किसी प्रकार की एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं ग्राम कोको से अपनी शिक्षा प्रारंभ किया। मेरा 10वीं का परसेंट 55% है। अच्छा। 11वीं मेरा 42-43% ऐसा कुछ है। ग्रेड से पास हुआ था 11वीं। अच्छा। 12वीं मैंने 65 ऐसे कुछ परसेंट से पास हुआ हूँ मैं। ग्रेजुएशन भी उतना खास अच्छा रिजल्ट रहा नहीं, उसमें 60-65 ऐसा कुछ ग्रेड रहा है। तो बहुत ही कहा जाए तो एक कमज़ोर स्टूडेंट था मैं। एवरेज नहीं, मैं कमज़ोर स्टूडेंट था। लेकिन जब मैंने एक मोटो तैयार किया कि मुझे बनना है, और जैसे जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा कहा जाए तो पढ़ने का जो रुचि बढ़ता गया। बस मैं पढ़ता गया और आज बढ़ता गया। हाँ, वर्तमान में देखो आज मतलब अच्छा एक रैंक हासिल कर पाया हूँ। तो कभी भी आप लोग ये मत सोचो कि आप लोग कमज़ोर हो। और देखो, तैयारी करने के साथ कुछ टाइम ऐसा होता था कि गाँव वाले या फिर जो भी हैं जुड़े हुए हैं वो लोग कहीं कहीं चिढ़ाते थे मुझे। जैसे कि पहला टाइम में जब गया मैं इंटरव्यू, उसके पश्चात लोग में गांव में का ऐसा वो हुआ कि डिप्टी एडिटर बन गया, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन कुछ लोग थे
मतलब बोलते थे कि देखो डिप्टी कलेक्टर बन गया, डिप्टी कलेक्टर करके बोलते थे, मुझे कहीं कहीं एक वो दर्द होता था, दर्द चिढ़ाते थे हाँ। मतलब। अब चिढ़ाना नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उन लोगों का एक दृष्टिकोण ऐसा था कि बन रहा है डिप्टी कलेक्टर या फिर जिस प्रकार से, लेकिन मुझे एक बुरा लगता था कि नहीं यार बोल रहे हैं, अब मैं नहीं बन पाया, अब मैं क्या करूं, कहीं कहीं एक संकोच आता था मन में। जब 2019 का रिजल्ट आया उसमें भी 195 रैंक आया, लेकिन पोस्ट नहीं मिला, तो बहुत ज़्यादा मैं टूटा, डीमोटिवेट हुआ। मैं घर वालों को बोला कि नहीं निकाल पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा करके, लेकिन फाइनली मैंने खुद पे ट्रस्ट किया फिर से एक बार, और मोटिवेट होकर मैंने घर गया, मतलब बिलासपुर जाके फिर से तैयारी आरम्भ किया। और कुछ दिन के बाद 2020 का PSC रिजल्ट आया, फाइनली मैंने 38 रैंक हासिल किया और मुझे बहुत खुशी है। और आप लोग भी कोशिश करिए, कभी भी खुद को कम मत आंकिए। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस दिन आप एक बेहतर टारगेट डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये करना है, आप समझो कि उस दिन से एक नया, मतलब 50% तो हो ही जाता है। जी बिल्कुल, 100%। आप 50% आप वहीं आप सफलता प्राप्त कर लेते हो। तो बिल्कुल भी आप सोचिए कि मुझे ये बनना है, और उसके लिए जो आवश्यक चीज़ है, मतलब पहला कदम उठाना, पढ़ना लिखना, जो बिल्कुल करिए, आपका सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो देखा दोस्तों, यह है मोहन भाई। दोस्तों आप बेहतर से बेहतर तलाश करें, मिल जाए नंदिया तो समंदर की तलाश करें, यूँ तो टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे तलाश करो। दोस्तों तलाश करने से क्या चीज़ नहीं मिल सकता। दोस्तों तलाश करने से ज़मीन में न जाने पेट्रोल, डीजल और नाना प्रकार के खनिज मिलते हैं, ये सब खोजने से ही मिलते हैं दोस्तों। तो आप भी दोस्तों बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करें। एक महान कवि ने क्या खूब लिखा है भाई मोहन, कि नदियों की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, बस एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, क्योंकि ये इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। दोस्तों तेल में बाती भीगा हुआ है, बस मात्र आपको वो आग तलाशना है और आग इस दिए को जलाना है। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। मोहन भाई, ये जो मैं प्रारंभ किया हूँ ये चैनल, मेरा मुख्य उद्देश्य है लोगों को मोटिवेट करना। जहाँ इस बात है, जब गांव से आप बनते हो तो बहुत सारे गांव के लोग भी बनने की कोशिश करते हैं, सामने आते हैं। तो आप इस चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप सपना कब देखना चालू करते हो। आप सपना आप तभी देखते हो जब लगता है कि नहीं यार, जब एक हम लोग का जो एवरेज, हम लोग का एक लेवल का कोई स्टूडेंट कोई अच्छा करता है, तब आप सपना देखना चालू करते हो। बिल्कुल। और जो भी चैनल होते हैं, जैसे गोल्डन करियर हो गया, ये आप लोगों को सपना दिखाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो बिल्कुल भी आप इस प्रकार के चैनल्स को ज़रूर देखिए, और ज़रूर जो भी वीडियो हैं, टॉपर्स हैं, उससे ज़रूर रूबरू होइए। आपका ज़रूर मतलब भविष्य होगा, इससे बेहतर होगा, यही मैं कहना चाहूँगा कि ठीक। और बाकी गोल्डन करियर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस काबिल समझे कि आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबसे पहले तो मैं मोहन भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा उनकी सफलता के लिए। और नेक्स्ट टाइम मैं मोहन भाई को डीसी के रूप में देखना चाहता हूं, और मुझे इंतजार रहेगा उस शाम की जब डीसी के रूप में मैं इनका इंटरव्यू फिर से दोबारा लेने के लिए आऊं। दोस्तों आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल द गोल्डन करियर के साथ। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आपको भगवान ने उंगली दिया है तो लाइक भी बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।